नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है। ये लीप ईयर है, तभी एक दिन आपके पास और है फरवरी में, नहीं तो फरवरी मंथ समाप्त हो जाएगा कल और मार्च में आप लोग प्रवेश कर जाएंगे। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए, कंप्लीट कीजिए जीएस को, करंट को अच्छे से और लिखिए भी साथ में। ओके, देखिए कल भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। पहली बार भारतीय स्पेस एजेंसी जो है वो इस तरह की चीज़ करने जा रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने इन चारों के नाम का अनाउंस किया। बहुत ही हाई ट्रेनिंग के पश्चात, बहुत ही कठिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पश्चात इनका नाम आया है। एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं सभी के सभी और इन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये चारों भारतीय हैं, उसके पश्चात इनका कुछ भी आइडेंटिटी होगा। किस राज्य से बिलोंग करते ये भी हम लोग देखेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में एक ओवरव्यू ले लेंगे। उसके पश्चात हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन को बर करेंगे, जिसमें न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गगनयान मिशन को समझेंगे, बिहार स्पेशल में समझेंगे, बिहार को वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस पर्पस के लिए लोन दिया गया है, ऋण दिया गया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में देश का सबसे बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो गया है, जिसका लक्ष्य रखा गया तो 2023 के अंत तक और 2024 के फरवरी में अनाउंस कर दिया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हमारा पूरा हो चुका है और उसको भी देखेंगे। 2017 यूपीएससी में पीटी में सवाल पूछा गया था कि हाल ही में जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट चर्चा में है, कब पूछा गया था? 2017 में। तो वो किस पर्पस से है, उसका क्या लाभ प्राप्त होगा, तो आपसे भी पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन में, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के बारे में समझते हैं। पहले हैं कौन? तो ये हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर नाम है इनका। ये केरल में इनका जन्म हुआ था और केरल से बिलोंग करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में 1998 में कमीशन हुए थे और इनका एक्सपीरियंस तो देख ही रहे हैं, 3000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो पहला नाम क्या है? प्रशांत बालकृष्णन नायर नाम है इनका। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले कौन है? अगले हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1985 में और 2006 में तो कमीशन प्राप्त किया था इन्होंने एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, और 2000 घंटे से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का। ओके, उसके पश्चात कौन है? तो अगले हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये यूपी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और इनका कब कमीशन हुआ था? 2004 में इनको कमीशन मिला था एयरफोर्स में। सारे के सारे एयरफोर्स से ही बिलोंग करते हैं और 2000 घंटे का इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और अगले कौन है? अगले हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और 2003 में ये कमीशन हुए थे। इन तीनों के बारे में ज़रूर, इन चारों के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, किस राज्य से कौन बिलोंग करते हैं। पीसीएस में जो अगर सबसे गहरा जाके फैक्ट पूछना होगा तो यही पूछेगा कि कहाँ से कौन बिलोंग करते हैं और बस यही पूछेगा, इसमें तो और नहीं कुछ पूछेगा। चारों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये नाम अब से भारत के इतिहास जब तक लिखा जाएगा ना तब तक के लिए हो गया। जैसे यूरी गागरिन तो एक ही हुआ ना, उसके पश्चात तो कोई नहीं हुआ, पहली बार हो गया था अंतरिक्ष में। उसी प्रकार से अब देखिए गगनयान मिशन है क्या, मैं तो थोड़ा सा बताऊंगा ही, लेकिन दरअसल में है क्या, पृथ्वी का आउटर स्पेस का जो इलाका है उसमें जाएंगे ये लोग और वहाँ पर कुछ देर ठहरना है, उसके पश्चात लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है ये। इंसान को जब हम उसमें भेज रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मिशन असफल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल्पना चावला का आपको याद होगा कि किस प्रकार से हुआ था। तो उस तरह की घटनाएं घटित ना हो, इसको लेकर इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसीलिए चैलेंजिंग भी है ये। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो इस तरह के काम कर पाए हैं। अब हमारा भी नाम उसमें होगा अगर सफल हो गया मिशन तो। ओके, चलिए देखिए आज का हेडलाइन क्या। आज मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं आया था तो कटिंग का फ़ोटो खींचकर ही मैंने बनाया है। देखिए हेडलाइन वही है कि 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। पॉसिबल शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि यही अब होंगे गगनयान के क्रू मेंबर में, यही होंगे। गगनयान मिशन के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग समझेंगे। गगनयान प्रोजेक्ट देखिए क्या है, और एक चीज़ और है, सबसे पहले कहाँ पर इन चीज़ों को अनाउंस किया गया है? तो कल प्रधानमंत्री महोदय थे कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी, तो वहाँ पर थे। वहीं पर उन्होंने क्या है, किस सेंटर का नाम है, उस सेंटर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम अनाउंस किया और साथ ही में ये भी बताया कि 2035 तक
हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो पृथ्वी के आउटर स्पेस में एक स्टेशन जैसा बना होता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, रिसर्च करते हैं। वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। जब अभी भी कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं। पृथ्वी से ऊपर हर समय कोई ना कोई वहाँ पर रहता है। वो जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस भी शामिल है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रूस और अमेरिका का एक संयुक्त में परियोजना है, तो वो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसमें उन दोनों ने मिलकर काम किया था। और वो जो स्पेस स्टेशन है उसी तरह का हम अपना बनाना चाहते हैं। जैसे चीन जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, उसी प्रकार से हम भी अपना बनाना चाहते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर परमानेंटली रहें, कुछ और रिसर्च करें। अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। 2035 हमने लक्ष्य रखा हुआ है। वर्तमान में 2024 ईस्वी चल रहा है, तो आने वाले दिनों में ये भी हम कर लेंगे। अब देखते हैं कि गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जब चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ तो आपसे चंद्रमा के बारे में पूछ लिया गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चंद्रमा के फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में। 69 बीपीएससी पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि क्या है मिशन और क्या उसका एप्लीकेशन हो सकता है, क्या उसके निहितार्थ हो सकते हैं, क्यों हम पैसा खर्च कर रहे हैं गगनयान मिशन पर। आपसे पूछा जाए तो कुछ मिनट के लिए क्रू जाएंगे, क्या उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? समझाऊंगा क्यों कर रहे हैं। ओके, देखिए गगनयान मिशन जो है ये मानव युक्त इसरो का पहला मिशन होगा। इससे पहले नासा और जो रूस की एजेंसी है वो कर चुके हैं इन चीज़ों को, हम करने जा रहे हैं। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 में 2 मानव रहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, 3 अभियानों को भेजा जाएगा, जिसमें 2 तो होंगे जिसमें मानव नहीं बैठे होंगे। एक जो गगनयान का मिशन होगा उसमें मानव युक्त होगा, इंसान उसमें बैठकर जाने वाले हैं। यही 4 इंसान जो हैं अभी वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, ऐसा पहले बताया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया, एक महिला का चयन नहीं हुआ, तो इसलिए महिला इसमें शामिल नहीं है। 4 पुरुष यात्री इसमें शामिल हैं। ओके, इस मिशन ने 5 से 7 दिनों का अवधि पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट, जो सबसे नीचे वाला अर्थ का ऑर्बिट होता है, उसमें चक्कर लगाएंगे ये लोग। ओके, अब देखिए क्या है उस लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, इसको ध्यान में रखना है आपको। यूपीएससी पीटी 2023 में ये चीज़ पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे देश जिनके पास अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट है, इस प्रकार का सवाल एक पूछा गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे देश जिन्होंने मानव युक्त मिशन पहले भी किए हैं। अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत होगा चौथा देश। 4 देश आज तक जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस के पश्चात भारत का नाम होगा। कोई और अपडेट होगा तो उसको ज़रूर जोड़ लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से देश हैं। ओके, अगला देखिए इस मिशन में क्या सब होगा। ये मिशन सबसे पहले तो GSLV Mark 3, जिसको सबसे ज़्यादा हेवी लिफ्ट उठाने के लिए इसरो में डिज़ाइन किया गया है, उसके मदद से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ये जब स्पेस में पहुंचेगा पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में, तो वहाँ पर कुछ देर बस रहेगा। देख सकते हैं आप, कुछ देर बस रहेगा। उसके पश्चात ये लैंडिंग शुरू कर देगा। लैंडिंग कोशिश की जाती है कि जल में की जाए, जिससे ये हो कि भाई सुरक्षित तरीके से लैंड हो पाए। अरेबियन सी में इसका लैंडिंग डिसाइड किया गया है। कहाँ पर? तो अरेबियन सी में, गुजरात के समीप में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि इसमें पेलोड में क्या क्या शामिल होंगे। पेलोड में शामिल होंगे क्रू मॉड्यूल, मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान, सर्विस मॉड्यूल 2 तरल प्रणोदक इंजन द्वारा संचालित। यह आपातकालीन निकास व आपातकालीन मिशन अबॉर्ट अवस्था से लैस होगा। कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी बचने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि भाई एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनके जान की पहले सेफ्टी होनी चाहिए। तो इमरजेंसी के लिए भी इसमें कुछ चीज़ों को लगाया जाएगा। प्रमोशन, गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाला GSLV Mark 3 का उपयोग किया जाएगा। इसको इसरो का हाथी कहा जाता है, जो बाहुबली कहा जाता है। भारी उपग्रहों का प्रमोशन में सक्षम है। उल्लेखनीय कि GSLV Mark 3 को प्रमोशन वाहन Mark 3, लॉन्च व्हीकल Mark 3 और LVM भी कहा जाता है। ओके, महत्व क्या है? अब यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा मेंस में, क्यों हम पैसा खर्चा कर रहे हैं इस पर,
क्यों अमेरिका ने पैसा खर्च किया था, क्यों रूस ने किया है, क्यों चीन ने किया है? एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, देश को जो नव पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए एक होता है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होने से क्या होता है, समाज का जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं वो कम होती हैं, साइंस को लेकर बच्चों की रुचि बढ़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है इससे देश में। सबसे मुख्य मोटिव तो यही होता है। यह देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर को बढ़ाने, युवाओं को प्रेरित करने में मदद करता है। हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो 140 करोड़ लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने के लिए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, गगनयान मिशन विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योग विभागों को शामिल किया जाएगा। इससे देश में क्या होगा, इससे देश में तकनीकी के विकास को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसे व्योम मित्र, आपने नाम सुना होगा, व्योम मित्र क्या है भाई? तो इसरो का एक एआई आधारित रोबोट है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी देखा होगा, आपने देखा प्रधानमंत्री जी के साथ कल फोटो भी इसका सामने आया, व्योम मित्र। ये भी तो बनाया गया ना गगनयान मिशन के लिए। जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, जो सूट पहनेंगे, वो भी डिज़ाइन किया गया है। तो ये सब तकनीक है जो आने वाले समय में जब हम अंतरिक्ष आधारित और भी मिशन करेंगे तो उसमें हमारी मदद करेगा। ओके, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारों को बढ़ाने हेतु किए जा रहे सुधार कार्यक्रम में नए संगठन इन स्पेस की गठन की भी घोषणा की है। यह सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा। इसरो के जो डेवलपमेंट होंगे, रिसर्च होंगे, उसको हम सोसाइटी के डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, सोशल उसके उपयोग भी हो सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा देने में मदद करेगा। कई देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अतः गगनयान मिशन क्षेत्रीय जरूरत, खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा पर भी केंद्रित करेगा, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जब अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना स्पेस स्टेशन में और एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना, इसके लिए भी हम कैपेबल हो पाएंगे। और आने वाला जो समय है वो अंतरिक्ष का ही समय होगा, साइंस एंड टेक का ही समय होगा, जिसमें मार्स पर कॉलोनी बनाने की बातें कर रहे हैं एलन मस्क। तो वैसे समय में हमारे पास कम से कम स्पेस में जाने की तकनीक तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। और अगला लक्ष्य हमारा क्या है, 2035 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करना। कहाँ पर? तो अंतरिक्ष में। भारत का अपना, हमारा इंडिजिनस होगा, हम अपना स्थापित करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ से हम फिर रिसर्च कंडक्ट कर सकें आउटर स्पेस में भी और पृथ्वी के लिए भी। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। देखिए, इन चारों का नाम तो अब तो हिस्ट्री में हो गया, जब तक भारत रहेगा तब तक इनका नाम लिया जाएगा। इनके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, आपको मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है। लेकिन अगले जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। पीटी में से पूछे जाने की संभावना मोर देन 90%। मैं अभी कह रहा हूँ, आज के डेट में 28 फरवरी को मैं कह रहा हूँ, पीटी में से पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। क्या है भाई ऐसा? तो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड से गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 10,000 जीन का हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, जीनोम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जीनों को हम क्या कर रहे थे? सीक्वेंसिंग। अब ये क्या भला है भाई, क्या है ये? क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़? क्यों हम जीन का अध्ययन कर रहे हैं? एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन से ही आप सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो वो कंप्लीट कर लिया है। इसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है कि द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला है कि हमने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है और डेटाबेस भी हमने पूरी तैयार कर लिया है। क्या तैयार कर लिया है? डेटाबेस कुछ नहीं होता है, सामान्य भाषा में समझिए, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही बेकार सी चीज़ है, कुछ नहीं है यार। डेटा को सही तरीके से हमने रख लिया है। यहाँ रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, आपका रजिस्टर था ना स्कूल में हाजिरी वाला, वो भी डेटाबेस ही था एक, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है, कुछ नहीं है यार। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें सबको रख लिया है, संग्रहित कर लिया है। किसको? तो जीनोम को सीक्वेंस करके। क्या ये भारत का इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाइल इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस ए कंप्लीट। मतलब कि यहाँ पर भारत ने 2006 में एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी चलाया था। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये दुनिया के भी एक प्रोजेक्ट रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सर्च कीजिएगा, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें विश्व के जो लोग हैं उनके जीनों को सीक्वेंसिंग करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। भारत में भी चलाया गया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें भारतीय लोग जो हैं इनके जीनों की हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, जीन की सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग करके हमने डेटा रखा हुआ था, 2006 में हमने बनाया था।
उसके पश्चात हमने दूसरा एक शुरू किया था जिसमें 10,000 के करीब में जीनों को हमें सीक्वेंस करना था और उसके आधार पर हमें क्या करना है, आगे क्या करना, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कस्टमाइज ड्रग एंड थेरेपीज़। अब जो आने वाला समय होगा ना, उसमें कॉमन मेडिसिन तो होगा ही, जैसे बुखार सर्दी की दवाई तो होगी ही, कस्टमाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें क्या होगा, आदमी के किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी बड़े पॉपुलेशन का भी हो सकता है, किसी बड़े सोसाइटी का भी हो सकता है, किसी पूरे देश के किसी हिस्से में किस तरीके के जीन वाले लोग रह रहे हैं उस तरीके का मेडिसिन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर हमें पता होगा कि हमारे देश में किस जीन के लोग रहते हैं तो हम उनके लिए कस्टमाइज मेडिसिन डिज़ाइन कर पाएंगे जो उनको ऊपर सबसे बेहद अच्छे तरीके से असर करेगा। इसको कस्टमाइज मेडिसिन कहा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम अपने लोगों के देश की जीन को जानकारी को थोड़ा सा ट्रेस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। किसकी जानकारी? जीन की जानकारी को। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। इससे आसान भाषा में और क्या समझेंगे? ओके, भारत के 20 से ज़्यादा बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। भारत सरकार ने इसकी फंडिंग की है और अब जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब चलते इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। आज का सबसे बड़ा टॉपिक यही होने वाला है। ओके, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2017 में यूपीएससी में पीटी में सवाल पूछा जा चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए थे, आपसे ही पूछा जा सकता है। मैं एप्लीकेशन समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। बच्चों वाला टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें। सरकार का लक्ष्य जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक 10,000 जीनोमों का अनुक्रम करना था और वो कंप्लीट हो गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने लगभग 7,000 जीनोम का अनुक्रमण किया है। इनमें से 3,000 पहले ही सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। ओके, अगला देखिए क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। भारत के 1.3 बिलियन आबादी के 4600 से अधिक विविध जनसंख्या समूह शामिल हैं। 1.3 बिलियन में 4,300 वेराइटीज़ है, 4,600 वेराइटीज़ है अलग अलग जनसंख्या के पॉपुलेशन का। तो उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना था, जिनमें से कई के बीच अंतर्विवाह, निकट जातीय समूह विवाह की प्रथा है। इन समूह में अद्वितीय आनुवांशिक विविधताएं और बीमारी उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तन होते रहते हैं। कई सारे ऐसे जो हमारे पास आबादी है जिनमें क्या होता है, अंतर्विवाह मतलब निकट जातीय समूह विवाह की प्रथा है। अब इसके कारण कई सारे जो बीमारियां भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कजन मैरिज जो खासतौर से मुस्लिमों में कंसेप्ट है, उसको लेकर कई सारे जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सवाल उठाते रहते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इससे जीन से जुड़ी हुई बीमारियां उत्पन्न होती। कई सारे लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कारण से भी अब भारत सरकार के पास भी इस तरह की समस्याएं आई कि भाई भारत में 4,600 ऐसी आबादी हैं और कई सारे में जीन से जुड़ी हुई बीमारियां देखी जाती हैं। इन समूह में अद्वितीय आनुवांशिक विविधताएं, बीमारी उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तन होते रहते हैं जिनकी तुलना अन्य आबादी से नहीं की जा सकती। भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाकर शोधकर्ता इन अद्वितीय आनुवांशिक रूपों के बारे में जान सकते हैं तथा व्यक्तिकृत दवाओं और उपचारों को बनाने में इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिकृत का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज जीन के हिसाब से दवा बनाना। ओके, यूनाइटेड किंगडम, चीन, यूएसए उन देशों में से है जिनके पास अपने जीनोम के कम से कम 1 लाख अनुक्रम के कार्यक्रम है। भारत में तो 10,000 जीन का हम अनुक्रम कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अमेरिका, यूएसए और चीन, रूस, ये सब जो देश हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूके, चीन, यूएसए, रूस का नाम नहीं है, सॉरी रूस का नाम नहीं है। ये जो देश हैं इनके पास अपने नागरिकों के 1-1 लाख नागरिकों के डेटाबेस हैं। बहुत पैसा खर्चा किया इन लोगों ने। ओके, परिचय। यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित एक वैज्ञानिक पहल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसे वर्ष 1990 से 2003 के बीच पूरे मानव जीनोम को सफलतापूर्वक डिकोड किया गया। मैंने आपको बताया ना, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट माना जाता है उसमें से एक नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को 1990 से 2003 के बीच में चलाया गया था और इसमें लगभग दुनिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन का जो जीन है उसको डिकोड किया गया था। ओके, इस परियोजना को 2020 में शुरू किया
जिसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिए विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं और रोग उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझना है, जो कि विश्व में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधताओं में से एक है। भारतीय पॉपुलेशन जो है वहाँ पर जीन की सबसे ज़्यादा विविधता देखी जाती है भारत में, क्योंकि बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो भारतीय नहीं थे, बाद में भारत में आकर रह गए, और यहाँ पर वो जीन सीक्वेंसिंग के कारण से उनका विवाह और संबंधों के कारण से क्या हुआ कि भारत में जीन की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है, विविध प्रकार की। दुनिया में सबसे ज़्यादा विविधता है हमारे यहाँ जीनों में, है ना। ओके, इस जीनोम का अनुक्रम और विश्लेषण करके शोधकर्ता रोगों के अंतर्निहित आनुवंशिक कारण, रोग का कोई आनुवंशिक कारण तो नहीं है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अधिक प्रभावी व्यक्तिगत चिकित्सा विकसित करने की उम्मीद करते हैं। पर्सनल जो हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग चिकित्सा की पद्धति विकसित हो सकती है कि भाई इसको इस तरीके से उपचार किया जाए, इसको ये दवा दिया जाए। ओके, इस परियोजना में भारत भर के 20 संस्थानों का सहयोग शामिल है, और इसका नेतृत्व बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो IISc बेंगलोर में जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो इसका क्या कर रहा है? तो लीडरशिप कर रहा था। महत्व क्या है? सटीकता के साथ स्वास्थ्य देखभाल। महत्व को समझिएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि क्यों पैसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट इस पर, क्या हो सकता है इससे। तो सटीकता के साथ स्वास्थ्य देखभाल होगा। GIP का उद्देश्य रोगियों के जीनोम के आधार पर व्यक्तिगत दवा विकसित करना, ताकि बीमारियों का अनुमान लगाया जा सके, उन्हें नियंत्रित किया जा सके। आनुवंशिक विविधता के लिए रोग प्रवृत्तियों को मैपिंग करके हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सकता है। ओके, रोगों के विकसित होने से पहले ही उनका अनुमान लगाया जा सकता है। ये सब काम हम इसके द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जीनोम में भिन्नता से यह पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के हृदय रोग दक्षिण एशियाई लोगों में दिल के दौरे के कारण बनता है। ये जीन की सीक्वेंसिंग से ही हम पैटर्न को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पैटर्न डेवलप नहीं कर पाएंगे। परंतु अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में स्ट्रोक का कारण बनता है। ओके, सतत कृषि यदि कीड़ों और उत्पादकों को कम करने वाली अन्य समस्याओं के लिए पौधों की सुभेद्यता को आनुवंशिक आधार की समझ को बेहतर बनाया जाए तो कृषि क्षेत्र को भी समान रूप से लाभान्वित किया जा सकता है। इससे रसायनों पर निर्भरता में कमी लाए। बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन का कर रहे हैं उसी प्रकार से अगर हम कृषि में भी कर लेंगे इस तरह का प्रोजेक्ट तो क्या हो जाएगा? तो कृषि में भी हमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विविधता के उच्च स्तरीय जीन डेटाबेस में से एक मैपिंग प्रोजेक्ट भी वैश्विक शोध के लिए फायदेमंद होगा। इसके दायरे और विविधता के कारण इसका आनुवंशिक शोध में काफ़ी योगदान होगा। विश्व में अपनी तरह की इस परियोजना को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया भर के जीन मौजूद हैं। तो भारत के पास अगर एक डेटाबेस होगा तो उसका वैश्विक स्तर पर भी उपयोग किया जा सकता है जीनों को समझने के लिए। और एक कस्टमाइज थेरेपी, मैंने शब्द आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में यूज करना है। कस्टमाइज मेडिसिन और कस्टमाइज थेरेपी, ये चीज़ संभव हो पाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग के पश्चात ही, क्योंकि भारत में कई सारे 4600 विविध प्रकार के लोग हैं, जीन वाले लोग हैं, अलग अलग। माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विविधता है। कई सारे जो जीन वर्ग हैं उनमें नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह वगैरह भी होते हैं, उनके कारण कई बार जीन उत्परिवर्तन हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी या संकट उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको अभी पता लगा सकते हैं हम लोग, और पता लगा के उसका इलाज भी कर पाएंगे हम लोग। इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था, इसको ज़रूर समझिएगा ढंग से। चुनौतियाँ क्या हैं? वैश्विक नस्लवाद, GIP, वैज्ञानिक नस्लवाद की संभावना, आनुवंशिकता तथा नस्लीय शुद्धता के आधार पर रूढ़िवादिता के शुद्धिकरण संबंधी चिंता व्यक्त करता है। किसी का जीन अच्छा नहीं है, किसी का जीन कमज़ोर है। अब भारत में किसी इलाके का जीन अच्छा है, किसी इलाके का कमज़ोर है, और उत्तर भारतीयों का अच्छा है, दक्षिण भारत। इससे क्या होगा? एक डिवाइड क्रिएट होगा समाज में कि हम उन्नत जीन के हैं तो हम उन्नत जीन के हैं, है ना। तो जेनेटिक मैपिंग पहचान की राजनीति को और बढ़ावा दे सकती है, जिसका पहले से ही भारत जैसे देशों में विभाजनकारी प्रभाव रहा है। दक्षिण के लोग बोलते हैं कि उत्तर के भारत के जो लोग हैं ये बाहर से आए हैं, ये आर्यन समूह के लोग हैं, है ना। उत्तर भारत के लोग बोलते हैं कि उनके बीच बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो बाहर से आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको डिवाइड को बढ़ावा देगा। डेटा निजता, यह परियोजना डेटा गोपनीयता भंडारण पर भी एक प्रशंसनीय है। भारत व्यापक डेटा गोपनीयता विधेयक के अभाव में GIP द्वारा एकत्रित आनुवंशिक जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां पर CSIR ने भारत के 80 करोड़ लोगों के डेटा को नहीं सुरक्षित रख पाया, लीक हो गया। आपको पता ही होगा कि लीक हुआ है डेटा भारत में। लेकिन अब जीन का डेटा भी अगर लीक हो जाएगा तो कल को कोई हमारे देश के नागरिकों को टारगेट करके कोई ऐसा मेडिसिन बना सकता है जो उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक चुनौती है। नैतिक चिंताएं भी हैं।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह डॉक्टरों के निजी तौर पर जीन संशोधन अथवा चयनात्मक प्रजनन का अभ्यास करने की क्षमता में नैतिक प्रश्न उठाता है। इस तरह की प्रथाएं हमेशा से विवादास्पद रही हैं। 2020 में दुनिया के पहले जीन संपादित बच्चे का निर्माण करने वाले चीन के एक वैज्ञानिक को सजा सुनाई गई थी, जिसने क्या किया था कि जीन एडिटिंग करके एक बच्चे का निर्माण किया था। तो ये उस तरह की प्रथाओं को भी, समाज में नैतिकता को भी कमज़ोर कर सकता है कि और इस तरह के प्रैक्टिस को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, जीनोम। वर्ष 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स के रूप में संरचित डीएनए की खोज की गई थी। आपको पता ही होगा डबल हेलिक्स मॉडल जो कहा जाता है। ओके, यह समझने में मदद मिली कि जीन किस प्रकार जीवन, उनके लक्षण और बीमारियों के कारण बनते हैं। किसने? तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। प्रत्येक जीव का आनुवंशिक कोड उसके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में निहित होता है, जिनमें जीव के जनन, वृद्धि और विकास के संबंध में जानकारी निहित होती है। आपका पूरा डेटाबेस शरीर का कहाँ होता है? तो छोटे से जीन में होता है, डीएनए में होता है। ओके, किसी जीव का जीनोम उनकी आनुवंशिक सामग्री का संपूर्ण सेट होता है। इनमें जीव की वृद्धि, विकास संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां होती हैं। मनुष्य के जीनोम में 3 बिलियन से अधिक डीएनए बेस युग्म होते हैं, जो एक डबल हेलिक्स संरचना में अवस्थित होते हैं, और इसमें आपके बारे में संपूर्ण जानकारी है। आपका बाल कैसा होगा, आपका हाइट कैसा होगा, आपकी आवाज़ कैसी होगी, हर चीज़ डिसाइड इसी से हो जाता है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। आँख के पुतली का कलर कैसा होगा वो भी इसी से डिसाइड होगा। व्यवहार कैसा होगा वो भी इसी से डिसाइड होगा। तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इससे ये भी पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगली न्यूज़ है आपका डेटा संबंधित। उसमें क्या है, जब से HCES, अब देखो एक चीज़ और बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि HCES, अब ये क्या है भाई, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, घरेलू खर्च सर्वे। बात ख़त्म। आपके घर में कितना क्या किस चीज़ पर खर्चा कर रहे हैं उसका एक सर्वे है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जून जुलाई तक कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जिस डेटा को लेकर अभी सब लोग नाच रहे हैं वो जून जुलाई तक कंप्लीट होगा संपूर्ण रूप से, ऐसा बताया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार उसके द्वारा। अब SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बोलते हैं लंच के बाद आना, उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या बोला, उनकी बातें सुन लेते हैं। SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत ही प्रतिष्ठित है। दुनिया में जो टॉप बैंकों हैं उनमें इसका नाम नहीं आ पाया अभी तक, लेकिन भारत के सबसे हाई परफॉर्मिंग वाले बैंक में से एक है। हाँ, बैंक में जाएंगे तो इसके एम्प्लॉय का थोड़ा सा एटीट्यूड अलग ही लेवल पर रहता है गुरु, लेकिन फिर भी SBI तो है ही, प्रतिष्ठा तो है ही। तो SBI ने बोला है कि जो पॉवर्टी लेवल है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखा गया। किस आधार पर सब लोग बात कर रहे हैं, किस आधार पर बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं इसी आधार पर कि घरेलू खर्च में अगर वृद्धि देखी गई या पैटर्न में चेंज हुआ है, या घरेलू खर्च में लोग खाने पीने से ज़्यादा कपड़े और एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कपड़े और एंटरटेनमेंट की चीज़ें महंगी हो गई हों, है ना। तो इसी को SBI ने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन रूरल पॉवर्टी लेवल हैज़ डिक्लाइन टू 7.2%। ग्रामीण क्षेत्रों में SBI के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है वो 7.2% पर आ गया है 2022-23 में। 2022-23 में ओके, जो 25.7% था, जो 25.7% था 2011-12 में। यानी पिछले 10 सालों में हमने 25.7% से 7.2% पर आ गए हैं। पॉवर्टी में हमने इतना ज़्यादा कम कर लिया है। किसके अकॉर्डिंग? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये यहीं पर नहीं रुका, इसने बोला इसी दौरान, ये तो किसका हो गया, ये तो रूरल हो गया, ग्रामीण हो गया। इसने बोला कि अगर आप इसमें अर्बन एरिया में आ जाएंगे तो अर्बन में यही डेटा जो है ये 4.6% हो गया है 2022-23 में, जो 13.7% था 11-12 में। इसमें भी कमी आ रही है। किसने बोला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है। नीति आयोग के भी जो आपको बताया था मैंने, निदेशक हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि भारत में 5.4% के आसपास में गरीबी है। किसके आधार पर? तो HCES के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि HCES का डेटा सैंपल का साइज़ क्या है, कितने लोगों पर आपने इसका सर्वे किया है। एक सर्वे के आधार पर आप गरीबी कैसे पता कर सकते हैं, ये भी तो होना चाहिए।
गरीबी पता करने का अलग अलग जो पैरामीटर दिए गए हैं अलग अलग समितियों के द्वारा, दांडेकर रथ समिति से लेकर और सचिन तेंदुलकर समिति, रमेश तेंदुलकर क्या नाम था उसका, सुरेश तेंदुलकर नाम है उनका, सचिन तेंदुलकर मैंने वैसे ही बोला था, सुरेश तेंदुलकर समिति, इन सब ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें किन चीज़ों की बात की गई, उसमें आय की भी बात की गई है, कंजम्पशन के साथ साथ आय की भी बात की गई है। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से जो बोला गया है एसबीआई के हिसाब से, इसमें क्या बोला गया कि अगर हम नेशनल लेवल पर टोटल एवरेज की बात करें पूरे देश भर में, तो 4 से 5% के रेंज में क्या बैठता है, गरीबी बैठता है। किसके द्वारा बोला गया है, एसबीआई के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला इसे बोला गया है कि जो 2021 का आपने पॉपुलेशन का सेंसस अभी तक नहीं किया है, इनके रिसर्चर्स ने बोला कि अगर पॉपुलेशन का सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके पश्चात डेटा जो है और कम हो जाएगा, ग्रामीण गरीबी में और भी कमी देखी जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सही है या गलत है इस पर मत जाइएगा, मैं आपको क्या बोलूँगा, HECS का डेटा आने दीजिए कंप्लीट रूप से, हम लोग उसको पढ़ेंगे ही, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या तैयार करना है, चूँकि पॉवर्टी को लेकर सभी जगहों पर बात हो रही है, तो आपको क्या करना है ना, पॉवर्टी के रिलेटेड समितियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी समितियाँ हैं, क्या सुझाव रहे हैं उनके, भारत सरकार का पॉवर्टी को हटाने को लेकर कौन कौन से तरीक़ों को अपनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिएगा कि पॉवर्टी का वर्तमान में भारत सरकार जो है वो नीति आयोग के हिसाब से कौन सा मानती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से 10 वर्षों में हमने 20 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, लेकिन ये जो डेटा है ये तो दिखाता है कि भारत की मात्र 5% पॉपुलेशन जो गरीब है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन भी उत्पन्न हो रहा है। तो आपको उन कॉन्ट्राडिक्शन पर तो नहीं जाना है, आपको देखना है कि HECS का डेटा क्या है, SBI क्या बोल रही है, नीति आयोग के CEO क्या बोल रहे हैं, और आपको देखना है कि पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां रही हैं, क्या भारत सरकार सुधार करने की कोशिश कर रही है और सुधार किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया है, नीति आयोग ने कितने लोगों के डेटा के बारे में बताया है कि पॉवर्टी से निकल गए हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं, इसमें तो और कुछ खास नहीं था। अगला न्यूज़ तो 2035 वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से सिमलीपाल का न्यूज़ है, सिमलीपाल उड़ीसा में क्या है न्यूज़ देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इनको सिमलीपाल सीक मोर फीमेल टाइगर फ्रॉम अदर रीजन। देखिए दरअसल सिमलीपाल में समस्या क्या हो रही है, सिमलीपाल को जाना जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर को लेकर, बार बार एक शब्द यूज़ किया जा रहा है मेलेनिस्टिक, देखिए यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर है। अब ये क्या है भाई, तो इसमें टाइगर का रंग जो है ना गहरा काला जैसा हो जाता है। ठीक है, अब एक ही वैरायटी के टाइगर वहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्यों, इनब्रीडिंग के कारण से एक ही प्रकार के मेलेनिस्टिक टाइगर से बढ़ रहे हैं। तो जो सिमलीपाल है और उड़ीसा गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि भाई हमें और भी रीजन से अलग ब्रीड के भी फीमेल्स चाहिए, जिससे यहाँ पर ब्रीडिंग हो सके और क्या हो कि थोड़े अलग वेराइटीज़ के भी टाइगर हों सिमलीपाल में। ठीक है, न्यूज़ यही है केवल। अब सिमलीपाल क्या है, कहाँ पर है, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व होते हैं ना, इनसे स्ट्रेट सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है। पूछा भी जाता है तो बहुत ही कम चांस रहता है कि ऐसा पूछा जाएगा। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, वहाँ की खासियत क्या है, जनजाति कौन सी रहती है, एक ही प्रकार के टाइगर यहाँ क्या, या टाइगर के अलावा और भी कोई जीव रहते हैं, कब घोषित किया गया, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सवाल अब पूछे जाते हैं आपसे। किसके बारे में, तो टाइगर रिजर्व के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के बारे में। तो इसलिए केवल कहाँ पर है, उड़ीसा में है, बोल देने से नहीं होगा, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, इकट्ठा करना पड़ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। सिमलीपाल का नाम सिमुल सिल्क कॉटन पेड़ के नाम पर पड़ा है, पहला पीटी फैक्ट हो गया आपका। टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन आधिकारिक रूप से 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने 1994 में इसे जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। यह बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है, यूनेस्को में भी शामिल है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है ये। ओके, यह सिमलीपाल कुल्डी डीहा हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व से जाना जाता है। यह जंगल वनाग्नि से ग्रस्त है, बार बार यहाँ पर आग लग जाती है। 2021 में सिमलीपाल में फरवरी के अंत और मार्च के शुरुआत में वनाग्नि घटना देखी गई थी। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर है ये। ओके, यह जैव मंडल 4,374 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसमें 885 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है, बाघ अभयारण्य है, 2,129 वर्ग किलोमीटर का बफर है और 1,400 वर्ग किलोमीटर का संक्रमण का क्षेत्र शामिल है, ट्रांजिशन का शामिल है।
सिमलीपाल में 1076 फूलों की प्रजाति हैं। ऑर्किड की 96 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑर्किड भी वहां पर पाई जाती हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और विशाल घास के मैदान मौजूद हैं। कहाँ पर? तो सिमलीपाल में। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 2 जनजाति यथा इरेंगा खाड़िया, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जनजातियों तक के बारे में आपको बता रहा हूँ, और मैनक्रा डियारसा निवास करते हैं, डियासा निवास करते हैं, मैनक डियारसा, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधि बीज और लकड़ी का ग्रहण के माध्यम से खाद्य संग्रहण करते हैं और उसी में सुखी रहते हैं। सिमलीपाल बाघों, हाथियों सहित जंगली जानवरों की विस्तृत श्रृंखला का निवास स्थान है। इसके अलावा पक्षियों की भी प्रजातियां रहती बहुत बड़े स्तर पर, ये नहीं याद करना कितनी रहती हैं। ओके, ओडिशा में और कौन कौन से हैं? भीतरकनिका है, बदरमा है, चिल्का है, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, बैसीपल्ली है, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, नंदन कानन है, लाखड़ी घाटी है, गहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य भी है। क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। अब उड़ीसा में देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है, आपको दिख जाएगा। देखिए सिमलीपाल यहाँ पर है, उड़ीसा के सबसे उत्तर भाग में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ओके, अब बिहार स्पेशल में देखिए न्यूज़ क्या है। जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण दिया गया बिहार गवर्नमेंट को। वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए बिहार गवर्नमेंट को विश्व बैंक से लोन मिला है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार की चल रही पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत संरेखित BIWRMP को 6 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड लिया जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। कितना रुपया लिया जा रहा है? इसकी अनुमानित लागत 4,415 करोड़ रुपए है, जिनमें से 30% बिहार वहन करेगा, जबकि 70% के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया जा रहा है। किस परियोजना के लिए? किस परियोजना के लिए लिया जा रहा है भाई? बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसको आप मेंस के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और जल जीवन हरियाली अभियान, इसके लिए लिया जा रहा है। ओके, अगला देखिए क्या है। यह लंबे समय से लंबित पश्चिमी कोसी नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन बिहार में सदियों पुराने बांधों की बहाली में भी सहायता करेगा। इसमें नदियों को जोड़ने, बाढ़ को कम करने के प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित करने, नदी तटबंधों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए नई तकनीक को नियोजित करने की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। नए टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। नदी जो तटबंध होते हैं, बांध होते हैं, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा और प्रमुख नदियों को जोड़ने का भी काम किया जा सकता है इसके द्वारा। गंडक, गंगा, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों किनारे संवेदनशील क्षेत्र को लंबे समय से कटाव से बचाने के लिए उन्नत उपाय लागू किए जाएंगे। इससे जब पैसा प्राप्त हो जाएगा उसके पश्चात विश्व बैंक 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बैंक IBRD कहा जाता है। विश्व बैंक IBRD में एक एंटिटी है। IBRD में और भी ऐसे मीगा, नाम सुना होगा आपने, IBRD के तहत ही एक क्षेत्र है, स्थापित किया गया। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया है, लेकिन विश्व बैंक इसका सबसे पॉपुलर क्या है तो एक विभाग है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बिहार सरकार की योजना भी मैंने बता दी है आपको। बाकी सारे टॉपिक को भी अच्छे से कवर कीजिए। अगले न्यूज़पेपर वीडियो में और भी न्यूज़ लाऊंगा मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।